हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। आज मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जुड़ी हुई सारी बातें, नॉर्मल जो आम इंसान परेशान है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब कोई केस फाइल हो जाता है तो वो है क्या। दोस्तों, आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा की जाती है। हमारा भारतीय कानून सबको एक समान मानता है, चाहे कोई भी महिला हो या कोई पुरुष हो। फिर भी महिला के ऊपर ही क्यों अत्याचार किए जाते हैं? क्या इसके लिए भी कोई कानून बना है? जी हाँ, इसके लिए भारत में कानून बना है। तो आज के आर्टिकल में हम चर्चा करते हैं घरेलू हिंसा क्या है। देखिए, घरेलू हिंसा का केस कौन और कहाँ पर कर सकता है? घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है? डोमेस्टिक वायलेंस के केस को फाइल करने के तरीके क्या है? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से बचाव कैसे करें और डोमेस्टिक वायलेंस केस की स्टेज, इन सब पॉइंटों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के अपने इस टॉपिक में। जब कोई परिवार का पुरुष महिला के साथ मारपीट या क्रूरता करता है तो वो घरेलू हिंसा के अधीन आता है, लेकिन ये सच नहीं है। सिर्फ मारपीट या क्रूरता ही नहीं, बल्कि और भी अत्याचार ऐसे होते हैं जो आपको साधारण लगते हों, लेकिन वो भी घरेलू हिंसा में आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल रेमेडी है उन महिलाओं के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो भी लेडीज़ होती हैं, आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत मिसयूज़ भी किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये डाउन रहता है कि ये डर रहता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, इसमें हमें सज़ा भी हो सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पुलिस का कोई भी रोल नहीं होता है, ना ही अरेस्ट किया जाता है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बेल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हाल ही में आई NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा के मामले में काफ़ी इजाफा हुआ है और भारत में बहुत से महिलाएं इस बारे में जानती ही नहीं है कि वो घर के अंदर घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। इसमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस कानून को अच्छे से जानती हैं पर घरेलू हिंसा को सहन करती रहती हैं ताकि उनका घर न टूटे। अत्याचार सहना भी एक अपराध है। घर में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। कोई भी महिला जिसको शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, शाब्दिक या उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो उसके साथ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है? शारीरिक, मारपीट करना, शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचाना, किसी भी प्रकार का शारीरिक चोट पहुंचाना शारीरिक हिंसा में आता है। दूसरा है मानसिक हिंसा। देखिए, चरित्र आचरण पर दोष, अपमानित, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, नौकरी छोड़ने या करने के लिए दबाव डालना, आत्महत्या का डर देना, घर से बाहर निकाल देना, किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी पे करती है तो वो मेंटल टॉर्चर होता है। एक है लैंगिक, बलात्कार, ज़बरदस्ती संबंध बनाना, ज़बरदस्ती अश्लील सामग्री दिखाना, अपमानित करना, ये है लैंगिक। दूसरा है आर्थिक टॉर्चर। क्या होता है? दहेज की मांग, संपत्ति की मांग, पत्नी व बच्चे के खर्चे के लिए आर्थिक सहायता न देना, रोजगार न करने देना, मुश्किल पैदा करना, आय वेतन आपस में ले लेना, पत्नी की इनकम को मांगना, पत्नी संपत्ति से बेदखल करना या किसी भी प्रकार की आर्थिक चोट पहुंचाना, सब इकोनॉमिक्स ऑफेंस में आते हैं। एक शाब्दिक है, ओरली, गाली गलौच, अपमानित करना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है? घरेलू हिंसा का केस कौन और कहां पर कर सकता है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, घरेलू हिंसा का केस पीड़ित महिला कर सकती है जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हुई हो। घरेलू हिंसा का केस पीड़ित महिला जहां पर परमानेंट रेजिडेंट है, यानी कि अपने शेयर हाउस होल्ड जहाँ पर वह रह रही है, या टेम्परेरी रह रही है वहाँ पर भी कर सकती है, या जहाँ पर अपोजिट पार्टी रहती है, जहाँ हस्बैंड रहते हो वहाँ पर भी कर सकती है। अपोजिट पार्टी जहाँ पर बिजनेस करती है वो वहाँ से भी केस फाइल कर सकती है, तो वहाँ से भी पीड़ित महिला अपना केस डाल सकती है। और यदि ये सब चीज़ें नहीं हो तो जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, यानी जहाँ पर घरेलू हिंसा हुई हो, मारपीट या मेंटल टॉर्चर हो, वहाँ से भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर सकती है। जरूरी नहीं है कि DV एक्ट केवल एक पत्नी ही कर सकती है। DV एक्ट का केस कोई भी महिला कर सकती है, चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो। यदि उसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, तो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, तो ऐसे में वो DV एक्ट का सहारा ले सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस को फाइल करने के तरीके क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केस को 3 तरीके से फाइल किया जा सकता है। पहला तरीका, पीड़ित महिला प्रोटेक्शन अफसर के पास जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है।
प्रोटेक्शन अफसर कंप्लेंट के बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसके बाद उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट, लोकल पुलिस और सेवा प्रदाता जो सेवा दे रहे हैं उनको सबमिट करते हैं। इस दौरान उस प्रोटेक्शन अफसर की पीड़ित महिला के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना, आश्रय, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी बनती है। इस रिपोर्ट के बेसिस पर मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है। अब दूसरा तरीका है, पीड़ित महिला जिसके साथ ये वायलेंस हुआ हो वो सेवा प्रदाताओं के पास जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सेवा प्रदाताओं प्रोटेक्शन अफसर का सेम ही प्रोसेस होता है। सेवा प्रदाताओं के रिपोर्ट तैयार करने के लिए मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड करता है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू करते हैं। तीसरा तरीका है, पीड़ित महिला सीधे कोर्ट में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ऐसे में महिला डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट सीधे मजिस्ट्रेट के पास देती है, फिर मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है। आपके खिलाफ झूठी घरेलू हिंसा का मामला अगर दर्ज किया जाए, देखिए मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी। आपके खिलाफ झूठी घरेलू हिंसा का मामला अगर दर्ज किया जाए तो कैसे बचे। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस कानून का उपयोग पुरुष नहीं कर सकते हैं, ये कानून केवल महिलाओं के लिए ही बना है। और काफ़ी बार देखा गया है कि पत्नी इस कानून का फ़ायदा भी उठाती है गलत तरीके से। मैं उन सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सही तरीके भी यूज़ करती हैं। वो अपने पति से पैसा और उसको हरासमेंट करने के लिए झूठी कंप्लेंट दर्ज करा देती हैं। अक्सर देखा गया है कि पत्नी 498, 125 मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस पूरे कॉम्बो के साथ लगाती हैं और पति को नीचा दिखाने के लिए और पैसा ऐंठने के लिए करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बचाव कैसे करें। सबसे पहले आप अपने पास जितने भी सबूत हों इकट्ठा कीजिए, जैसे धमकी देने की रिकॉर्डिंग, चैट, ईमेल आदि। पत्नी की कंप्लेंट को ध्यान से पढ़ें और उसके झूठ को पकड़ें, उसकी स्टोरी में क्या सच है क्या झूठ है ये एक बार आप चेक कर लें। आमतौर पर देखा जाता है कि पत्नी 498 की कंप्लेंट भी साथ में दर्ज कराती है। उस कंप्लेंट को भी ध्यान से पढ़ें क्योंकि झूठे केस में झूठ तो लिखी ही जाती है। पत्नी द्वारा पुलिस के समक्ष जो बयान कोर्ट के सामने दिए गए हैं उन सबको ध्यान से पढ़े, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर मिलेगी। आपका मकसद केवल यही रहना चाहिए कि जज के सामने झूठ आ जाए। स्टोरी में जितनी भी लड़की कंप्लेंट डालती है कहीं ना कहीं झूठ जरूर आएगा। आपको ये भी साबित करना होगा कि पत्नी अपनी मर्जी से पति का परित्याग किए हुए यानी कि छोड़ के गई हुई है। आपने परेशान नहीं किया लेकिन वो अपनी मर्जी से गई हुई है। पर्सनली एक बात बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे पति होते हैं जिनको कानून ज्ञान की नॉलेज कम होती है और वो वकील पर डिपेंड होते हैं। जैसा वकील साहब बोलते हैं वैसे ही पति करता है। केस आपका वकील ही लड़ेंगे लेकिन आपको भी ज्ञान होना जरूरी है। यह आपकी लड़ाई है और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए इंसाफ के लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। मैंने बहुत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी में जजमेंट ऐड किए हैं, आपको उनको पढ़ना जरूर है, देख लीजिए। उसमें कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा कुछ चीज़ें। अब डोमेस्टिक वायलेंस केस की स्टेज क्या क्या है दोस्तों, मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि आज आपके जो भी इश्यूज़ होंगे वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसेस के हर स्टेप को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 1, डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल होने के बाद अपोजिट पार्टी को सम्मन किए जाते हैं। हस्बैंड को या उसके पेरेंट्स को, फैमिली को, सबको नोटिस जाता है। एप्लीकेशन के द्वारा चैलेंज भी कर सकते हो आप चाहो तो उस सम्मन को कि इसकी अपील की जाए, मुझे सम्मन गलत आए हैं, वो भी एक पार्ट है। तो पहला पार्ट हो गया सम्मन। सम्मन के बाद सेकंड स्टेज है अपोजिट पार्टी को मेन पिटीशन और इंटरिम एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए समय दिया जाता है। यानी कि जो मेन पिटीशन है और इंटरिम जो भी रिलीफ मांगे हैं लड़की ने, मेंटेनेंस, रेजिडेंस, प्रोटेक्शन, उन सब का आपको जवाब देना होता है। साथ ही केस को मेडिएशन में सेंटर में भी रेफ़र किया जा सकता है। तीसरी स्टेज है इंट्री मेंटेनेंस। जब मांगा जाता है तो दोनों पक्षों को अपने इनकम एफिडेविट सबमिट करने होते हैं। दोस्तों, रिप्लाई आने के बाद सबसे पहले इंट्रीम एप्लीकेशन को तय किया जाता है, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए हो, एप्लीकेशन या रेजिडेंस के लिए हो, या इंट्रीम कस्टडी के लिए हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी हो सकती है। वो इसके ऊपर अपनी बहस पर जो आप दोनों की पार्टीज़ की बहस होती है उसके बाद उस पर ऑर्डर सुनाया जाता है। ऐसे में जिसके खिलाफ भी ऑर्डर किया जाता है उस ऑर्डर को उसको अपील में जा सकती है दूसरी पार्टी 30 दिन के अंदर अंदर। अब स्टेज 4 है। इसके बाद सबसे पहले कंप्लेंट को मौका दिया जाता है कि कंप्लेनेंट अपनी गवाही कराए। अपनी गवाही कराने के बाद अपोजिट पार्टी उस गवाह के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जिरह होती है। 5वीं स्टेज है कंप्लेनेंट के सभी गवाहों की गवाही हो जाने के बाद अपोजिट पार्टी को अपना एविडेंस देने का मौका दिया जाता है, यानी कि हस्बैंड को अपनी गवाही कराने का मौका मिलता है। साथ में कुछ सबूत हैं तो आप कोर्ट में जमा कर सकते हैं। फिर कंप्लेंट का वकील अपोजिट पार्टी के गवाहों से जिरह करता है। अब स्टेज 6, जब दोनों पार्टियों की पक्षों की गवाही हो जाती है तो केस को फाइनल आर्गुमेंट में लगा दिया जाता है।
अब फाइनल आर्ग्यूमेंट एक ऐसा टाइम है जब हर चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, दोनों पक्ष के वकील आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अब स्टेज 7 आती है जब जजमेंट दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। जजमेंट में यह मेंशन किया जाता है कि क्या महिला घरेलू हिंसा को सिद्ध कर पाई है या नहीं कर पाई है। क्या महिला घरेलू हिंसा को सिद्ध कर पाई है तो उसमें क्या रिलीफ होंगे, तो कोर्ट वो ऑर्डर करता है। अगर दोनों पार्टीज जजमेंट से सहमत नहीं होती हैं तो वो अपील में जा सकती हैं। 30 डेज़ का टाइम होता है जिसमें दोनों पार्टीज अपील में जा सकती हैं। अब कई क्वेश्चन बता देता हूं जो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लोग पूछते हैं कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सर देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पुलिस का कोई रोल नहीं होता है और ना ही ये अरेस्ट कर सकती है। ये प्योर एक सिविल प्रोसेस होता है, इसमें ना ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है ना ही किसी वजह से आपको परेशान कर सकती है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मुझे जमानत लेने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, देखिए जमानत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बताया डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में कोई पुलिस का रोल नहीं होता है जब तक कि कोई मेंटेनेंस की एग्जीक्यूशन ना फाइल हो जाए और आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, तब जाके इस तरह की चीज़ें हो सकती है पुलिस का रोल। अदरवाइज पुलिस का रोल डायरेक्टली कोर्ट में नहीं आता है। तो अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा का समाज पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए, घरेलू हिंसा करना सही बात नहीं है क्योंकि पति पत्नी के बीच इतनी दूरियां आ जाती हैं कि वो पुरानी बातों को जल्दी से नहीं भूल पाते और समाज में उनकी इज्जत भी चली जाती है। घरेलू हिंसा पर क्या सज़ा दी जाए, इस बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोटेक्शन संरक्षण ऑर्डर मिलता है, इंट्रीम मेंटेनेंस मिल जाती है। ये ही एक चीज़ें ऐसी हैं जिसके आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर कोई चीज़ साबित हो जाए तो इसमें 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करेंगे कि किन अपराधों को घरेलू अपराध माना जाता है। शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, शाब्दिक, ऑलरेडी मैं आपको सब बता चुका हूँ इसके रिगार्डिंग। तो डोमेस्टिक वायलेंस का कंसेप्ट लगभग हमें कंफर्म हो गया कि क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे कैसे केस फाइल होता है, किस किस ग्राउंड्स पे हैं। बाकी और भी मेरे काफ़ी वीडियोस हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए हैं। उन वीडियोस में आपको पूरी डिटेल्स है, कैसे मेंटेनेंस है, 1 बाय 1 मैं हर एक सेक्शन को लेके चलूँगा। तो जो इस वीडियो में मेरा बेसिकली बताने का मकसद यही था कि आपको ये आइडिया लग जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बेसिकली क्या है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, और जो चीज़ें भी होंगी वो सब कानून के दायरे में होंगी। फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल आपके सामने ही है, सिंपली लीगल बाय राजकुमार सोलंकी, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।